हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य या फिर इसे ही हम मौर्य काल कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मौर्य काल जो है इसका टाइम पीरियड 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके पहले मैंने आपको महाजनपद काल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 16 महाजनपदों के बारे में बात की थी और उसमें ही मैंने बताया था कि जो मगध साम्राज्य था उसमें 4 वंश थे। 4 वंशों में से 3 वंश के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो मैंने कौन कौन से वंशों के बारे में बताया था? सबसे पहले मैंने हर्यक वंश के बारे में बताया था, उसके बाद फिर मैंने शिशुनाग वंश के बारे में बताया था और फिर मैंने नंद वंश के बारे में बताया था। और नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश की शुरुआत होती है। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में बताएंगे। तो मौर्य वंश जो है वो भी मगध महाजनपद का ही एक पार्ट है, लेकिन इस टाइम पे मगध जो महाजनपद है उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था, इसीलिए ये एक अलग सबसे बड़ा महाजनपद उस टाइम पे बन गया था। इसीलिए इसे मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य कहा जाने लगा। और जो मौर्य काल है या फिर इसे हम मौर्य वंश भी कह सकते हैं, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था बाकी वंशों की तुलना में, इसीलिए इसे एक अलग काल के नाम से ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये भी मगध महाजनपद का ही पार्ट है या फिर इसे हम महाजनपद काल का ही पार्ट कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इसका विस्तार हुआ था और बहुत लंबे समय तक ये काल चला था, इसीलिए अलग से इसे मौर्य काल के नाम से ही जाना जाने लगा। इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। और इसके अलावा करंट न्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर मैं वीडियो बनाती हूँ उनका भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग मौर्य काल के जो स्रोत हैं, यानी कि जो पहले पुरातात्विक स्रोत हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्हें हम मौर्य काल या फिर अशोक काल के अभिलेख भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इतिहास में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखने वाला अगर कोई शासक माना गया है तो वो अशोक ही है। अशोक ने इतिहास में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि मौर्य काल के जो अभिलेख हैं उनको कौन कौन सी श्रेणियों में बांट के पढ़ा जाता है। तो इन्हें हम 3 श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो अशोक से पूर्व, मतलब अशोक के पूर्व जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो उनमें आते हैं। एक तो हमें मिला है महास्थान से, जो कि बांग्लादेश में है, और दूसरा हमें अभिलेख मिला है सोहगौरा नामक स्थान से, जो उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों अभिलेखों से हमें इस टाइम पे पड़े अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य का जो विशाल अन्नागार हम बोल सकते हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके बाद जो अशोक के टाइम पे, यानी कि अशोक ने जो अभिलेख मिले उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनमें कौन कौन से हैं? इनमें आते हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। ये अशोक के प्रमुख अभिलेख हैं। इनमें जो अशोक का सांची का स्तूप पे जो अभिलेख है, वहाँ से सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेख मिले हैं। इसके बाद फिर हम लोग अशोक के बाद जो अभिलेख जिन्होंने लिखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनमें एक तो प्रमुख है रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये प्रमुख अभिलेख हैं जिन्हें हम मौर्य काल के या फिर अशोक के टाइम के अभिलेख भी बोल सकते हैं, क्योंकि अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे थे। अब हम लोग मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि स्रोत जो भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो किसी भी साहित्य से संबंधित होते हैं, मतलब जैसे कि इनमें क्या क्या आ सकता है, इसमें मैंने बताया था ऋग्वेद भी आता है। इसके अलावा जितनी भी किताबें हैं, बुक्स जितनी भी हैं, वो सब भी साहित्यिक स्रोतों में ही आती हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख जैसे कि हैं, सिक्के हैं, इमारतें हैं, ये सब जो है वो पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। तो हम साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है मेगस्थनीज की इंडिका। ये भी अशोक के टाइम की, या फिर हम इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर सकते हैं कि इसमें हमें विशेष जानकारी मिलती है। तो ये जो मेगस्थनीज था वो यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था। उन्होंने, जो सेल्यूकस थे, यूनान के जो शासक थे सेल्यूकस, इन्होंने मेगस्थनीज को मौर्य साम्राज्य में, या फिर हम बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पे
भारत में भेजा था, तो इसने भी एक बुक लिखी जिसे मैगसनेज की इंडिका के नाम से जाना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त के टाइम पे भारत में आया था, लेकिन इसने जो किताब लिखी थी यानी कि इंडिका जो बुक है इसकी, उसकी मूल प्रति अब उपलब्ध नहीं है। इसके बाद दूसरी जो बुक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, या फिर हम इसे ही चाणक्य की अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र की बुक है, वैसे तो ये ज़्यादातर राजनीति पे बेस्ड है, क्योंकि इस टाइम पे जो चाणक्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में पूरा वर्णन इस बुक में किया है। तो ये अर्थशास्त्र या फिर राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ी बुक मानी जाती है, जिसे आज के टाइम पे भी बहुत फॉलो किया जाता है, और इससे हमें अर्थशास्त्र यानी कि या फिर हम इसे राज्य व्यवस्था या फिर राजनीति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि चाणक्य ने इस बुक में क्या क्या बताया है। तो चाणक्य कहते थे कि जो राजा और मंत्री हैं उनका चरित्र उत्तम होना चाहिए, यानी कि इन्होंने राजा और मंत्रियों के उत्तम चरित्र पर बल दिया है। इसके अलावा ये कहते थे कि जो प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, यानी कि राजा को हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए ही कार्य करने चाहिए। इसके अलावा ये मानते थे कि प्रजा के कल्याण के लिए राजा और अधिकारियों को हमेशा उपस्थित होना चाहिए, मतलब जब भी प्रजा को ज़रूरत है उस टाइम पर राजा या फिर उनके मंत्रियों को उपस्थित होना ही चाहिए, हमेशा उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। तो ये चाणक्य जो थे वो ये सब मानते थे। इसके अलावा और क्या क्या बताया है चाणक्य ने, तो चाणक्य कहते थे कि अधिकारी जो हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नीतियों का क्रियान्वयन करना, मतलब राजा ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं या फिर जो भी बड़े मंत्रियों ने नीतियाँ बनाई हैं उनको किस तरीके से क्रियान्वयन उनका करना है, यानी किस तरीके से उनको कार्य करना है, ये सब जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने माना है। इसके अलावा ये कहते थे कि जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उस टाइम समाज में, उनके कल्याण के लिए राज्य को उपाय करना चाहिए। मतलब ये इनका बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो कमज़ोर वर्ग है समाज में उसके कल्याण के लिए और प्रजा के कल्याण के लिए ही राजा को अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। इसके अलावा ये मानते थे कि एक सशक्त सेना और एक कुशल गुप्तचर प्रणाली राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, और तथा प्रभावी प्रशासन की कुशलता भी आवश्यक है। यानी कि ये मानते थे कि जो सेना है वो सशक्त सेना होनी चाहिए। अगर कोई भी राज्य जो है उसकी सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है तो वो एक सशक्त यानी कि मजबूत सेना होनी चाहिए। इसके अलावा गुप्तचर प्रणाली भी कुशल होनी चाहिए, मतलब जो गुप्तचर जो उस टाइम पर राजा लगाते थे, जो कहीं भी उनके राज्य में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, कोई बाहर से कौन कौन किस टाइप के लोग आ रहे हैं राज्य में, तो इन सब की जानकारी भी एक गुप्तचर प्रणाली जो होती थी वो राजा तक पहुँचाती थी। तो वो भी एक कुशल गुप्तचर प्रणाली होनी चाहिए। ये राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक माने गए हैं, ऐसा चाणक्य ने बताया है। इसके अलावा चाणक्य कहते थे कि पड़ोसी का पड़ोसी ही मित्र होता है, यानी कि जो आपस में जो साम्राज्य हैं या फिर पड़ोसी में जो साम्राज्य हैं उन दोनों को हमेशा मित्र बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों ही शत्रु हो जाएंगे तो जो दूसरे शत्रु हैं वो उनका फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए चाणक्य कहते थे कि पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा मित्र ही बन के रहना चाहिए। तो ये चाणक्य ने राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ प्रमुख बातें बताई हैं। इसके अलावा हम इस टाइम पे कुछ अन्य ऐसे स्रोत भी मिले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एक विष्णु पुराण जो है उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वण जो हेमचंद ने लिखा है ये भी एक विशेष स्रोत मान सकते हैं। इसके अलावा मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास का प्रमुख नाटक माना गया है, तो ये भी एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का है। इसके अलावा कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है इससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो वंश साहित्य है, मैंने आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के जो स्रोत थे उनमें ही वंश साहित्य नाम का स्रोत भी था जो अशोक के टाइम पे लिखा गया था, और ये हमें श्रीलंका से मिलता
मिलता है, क्योंकि अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उनकी पुत्री थी, उनको उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। तो वहीं पे हमें ये वंश साहित्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अवदान साहित्य, इसके बारे में भी इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस टाइम पे 2 चीनी यात्री भी भारत में आए थे, तो वो कौन कौन से थे? फायान और हुएनसांग नाम के जो चीनी यात्री हैं वो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ही भारत में उन्होंने यात्रा की थी। तो उन्होंने भी अपने जो किताबें लिखी हैं उनमें मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। तो वहाँ से भी हमें मौर्य साम्राज्य की राज्य व्यवस्था या फिर प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये हमने मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में बात की। उसमें हमने पहले तो अभिलेख देखे, उसके बाद फिर हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत देखी, जिसमें हमने मैगस्नीज के इंडिका और चाणक्य या फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बुक के बारे में बात की। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में, यानी कि वंशावली के बारे में हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन से शासक हुए। तो इसमें सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसे ही मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको नंद वंश के टाइम पर बताया था कि जब नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसने ही उसके बाद ही फिर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है, क्योंकि जो धनानंद था उसने चाणक्य जो है उनका अपमान किया था। तो चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा था धनानंद को पराजित करने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त करके एक नए वंश की शुरुआत करते हैं, जिसे उन्होंने मौर्य वंश नाम दिया। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक सेना का गठन किया, और जब सिकंदर भारत से चला गया था, मैंने बताया था कि धनानंद के टाइम पे ही सिकंदर भारत में आया था। तो जब सिकंदर चला गया था तो उस टाइम का फ़ायदा उठा के चाणक्य ने अपने राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया, और इसने सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत, क्योंकि जो सिकंदर था वो यूरोप से आया था, तो वो पहले उत्तर पश्चिम भारत पर ही उसने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन जब वो चला गया था तो वहाँ पर राजनीतिक रिक्तता हो गई थी, यानी वहाँ पर कोई भी एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत पर वहाँ पर अपना नियंत्रण कर लिया, और इसके बाद फिर उसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। इसके बाद फिर 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया, और उनकी पुत्री जो थी जिसका नाम हेलेना था, इससे उन्होंने विवाह भी कर लिया। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने धनानंद की जो पुत्री थी नंदिनी, उससे भी विवाह किया था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त के हमें 2 विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो उन्होंने धनानंद की पुत्री से जिसका नाम नंदिनी था उससे विवाह किया था। इसके अलावा जो यूनानी शासक सेल्यूकस थे उनकी राजकुमारी यानी कि एक यूनानी राजकुमारी से भी उन्होंने विवाह किया था जिसका नाम हेलेना था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त ने बहुत ही कम समय में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, और उनका जो क्षेत्र था यानी कि उनका जो साम्राज्य था उसका विस्तार बांग्लादेश से लेके गुजरात तक था, और काबुल जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ से लेके कर्नाटक तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। यानी कि उस टाइम पे जितने भी छोटे बड़े जो महाजनपद बचे हुए थे उन सबको चंद्रगुप्त ने पराजित करके अपने एक विशाल साम्राज्य यानी कि एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। लेकिन इन्होंने उड़ीसा पर शासन नहीं किया था, क्योंकि उड़ीसा पे उस टाइम कलिंग वंश का शासन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त जो है वो उड़ीसा को पराजित नहीं कर पाए। उसके बाद फिर जब मैं अशोका के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि अशोक ने कलिंग से बहुत बड़ा युद्ध किया था, तो उसके बारे में हम बाद में अशोका के टाइम पे पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने इतने बड़े पूरे क्षेत्र पे तो अपना विस्तार कर ही लिया था, लेकिन वो उड़ीसा यानी कि कलिंग पर अपना शासन नहीं कर पाए थे।
तो ये हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही कम टाइम में इतने पूरे बड़े क्षेत्रफल अपना विस्तार कर लिया था। एक इतने बड़े साम्राज्य की उन्होंने स्थापना कर ली थी। ये कलिंग वाला एरिया है, तो इस पे वो अपना साम्राज्य या फिर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए थे और ये साउथ का कुछ पोर्शन रह जाता है। तो यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य है या फिर जो मगध साम्राज्य है उसका विस्तार नहीं हो पाया था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था और ऐसा मानना है कि उसकी मृत्यु जो है वो संलेखना के द्वारा ही हुई थी, यानी कि संलेखना विधि के द्वारा ही उसने अपना शरीर का त्याग किया था। इसके अलावा जो यूनानी स्रोत हैं, यानी कि जो मैगस्थनीज की इंडिका है वो भी एक यूनानी बुक है, तो उससे हमें चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस नाम का भी वर्णन हमें मिलता है, यानी कि वो लोग चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। इसका जो वर्णन है वो सबसे पहले विलियम जोन्स नाम के जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र जो है बिंदुसार वो शासक बनता है 295 ईस्वी पूर्व में। तो इसका जो शासनकाल है वो 298 से 212 ईस्वी पूर्व तक रहता है, यानी कि 298 से 212 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल रहता है। बिंदुसार जो है वो मैंने अभी बताया कि चंद्रगुप्त का पुत्र था और इसे भी यूनानी जो स्रोत हैं उसमें अमित्रोचेट्स के नाम से जानते थे और ये जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद फिर बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक वो शासन करता है। तो अशोक के बारे में मैं अब अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अशोक का जो टॉपिक है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। इसे आप एक मौर्य साम्राज्य के इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।